जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली एनालिसिस 20% के रिगार्डिंग में होने वाला। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी ए रेलवे सर्वेंट इज इंटाइटल्ड फॉर क्रेडिट ऑफ ब्लैंक्स डेज, यानी हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए ईयर। यानी एक रेलवे सर्वेंट को विद इन 1 ईयर कितना LAP मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 2, कि लीव ऑन एवरेज पे इज क्रेडिट इन एडवांस इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 15 days each on the first day of blanks and blanks every calendar year। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि लीव ऑन एवरेज पे, यानी जो LAP 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है यानी 15 डेज का, तो पहला जो मिलता है वो 1 जनवरी को मिलता है और फिर 1 जुलाई को मिलता है। ठीक है, यानी 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऑर्डिनरली द मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे दैट मे बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू ए रेलवे सर्वेंट शैल बी ब्लैंक्स हाउ मेनी डेज। यानी कह रहा है ऑर्डिनरली द मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे, यानी ऑन एवरेज पे पर जो मैक्सिमम जो लीव है वो कितना ग्रांट किया जा सकता है, तो वो है 180 डेज मैक्सिमम, यानी 6 मंथ। The amount of leave on half average pay that can be availed of in one spell shall be limited to। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यानी जिसको LHAP बोलते हैं, वो कहता है कि अवेल किया जा सकता है इन 1 स्पेल शैल बी लिमिटेड टू, तो 24 मंथ्स, यानी 2 साल तक का LHP अवेल किया जा सकता है इन 1 स्पेल में। ठीक है, लीव नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट द ब्लैंक्स लीव, यानी विच ही इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो LHAP ही होगा, क्योंकि लीव नाउ डी इज डेबिटेड अगेंस्ट द LHAP के अगेंस्ट में ही लीव नाउ ड्यू, यानी जिसको LND भी बोला जाता है, वो डेबिट किया जाता है। तो राइट आंसर इज LHAP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकैशमेंट ऑफ LAP अप टू हाउ मेनी डेज शैल नॉट एक्सीड इन इंटायर कैरियर। यानी कोई भी एम्प्लॉय है तो इंटायर कैरियर में, यानी पूरे कैरियर के दौरान यदि देखा जाए तो लीव इनकैशमेंट जो होता है ऑफ LAP वो मैक्सिमम कितने दिनों तक हो सकता है, तो 60 डेज का हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ रेलवे सर्वेंट while in service can encash LAP up to how many days at a time। तो at a time 10 डेज का LAP इनकैशमेंट किया जाता है और इसको 6 टाइम, यानी 10 6 60 डेज, यानी 60 डेज जो है वो मैक्सिमम अवेल कर सकता है LAP लीव इनकैशमेंट 60 डेज का, और 1 एट ए टाइम, यानी एक बार में 10 डेज के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम ऑफ द पैटर्निटी लीव इज ब्लैंक्स डेज एंड शैल बी अवेल्ड विद इन ब्लैंक्स मंथ्स। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पैटर्निटी लीव जो होता है वो मैक्सिमम कितने दिनों तक अवेल कर सकता है और कितने दिनों के अंदर कर सकता है। तो जो पैटर्निटी लीव जो होता है वो मैक्सिमम 15 डेज का होता है एंड विद इन 6 मंथ, यानी विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर पैटर्निटी लीव अवेल करना होता है, जो कि 15 डेज का मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बहुत ही रनिंग क्वेश्चन है जो कि ऑलवेज एग्जाम में पूछता रहता है, तो बस वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रनिंग क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि ब्लैंक्स लीव इज ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट हु इज डिसेबल्ड बाय इंजरी इन्फ्लिक्टेड और caused in or inconsequent of due performance of his official duty or in consequence of his official position। तो देखिए इस एक रिल आता है, WRIL, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्क रिलेटेड
इलनेस एंड इंजरी लीव। WRILL का फुल फॉर्म होता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, है ना, WRILL। चलिए, यानी कोई क्वेश्चन क्या कहा कि क्वेश्चन बोला कि कोई यदि ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम, यानी जब ड्यूरिंग ड्यूटी यदि कोई डिसेबल्ड हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उसके लिए जो इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन जो लीव होता है वो होता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल पे एंड अलाउंस शैल बी ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ WRILL। WRILL, once again I want to repeat it, work related illness and injury leave। ओके, तो कहता है कि फुल पे एंड अलाउंसेस शैल बी गारंटेड ऑन अकाउंट ऑफ WRILL इज फॉर, तो कहता है फुल पे और अलाउंसेस दिया जाता है ड्यूरिंग WRILL, यानी जब कोई व्यक्ति ऑफिशियली यानी वो ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है, इंजरी हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसे फुल एंड अलाउंसेस पे किया जाता है। कब तक? तो 32 मंथ्स कर सकते हैं? नहीं, इसका क्या हो जाएगा, एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड 6 मंथ बियॉन्ड। माय डियर फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सब के लिए, खास करके जो वर्कशॉप का जो जॉब करते हैं या फिर किसी भी तरह का, कि जब हम ड्यूटी के दौरान यदि हमें किसी भी प्रकार का इंजरी होता है या हमारी किसी भी प्रकार का डिसेबल्ड हो जाते हैं, हम किसी भी ऑर्गन से कोई व्यक्ति डिसेबल्ड होता है, तो वैसी स्थिति में जो पे एंड अलाउंसेस है वो ग्रांट जो किया जाता है वो फुल ग्रांट किया जाता है। कब तक? तो एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जब तक आप हॉस्पिटल के अंदर हैं और हॉस्पिटल से जब आप डिस्चार्ज किए जाते हैं, तो उसके 6 मंथ बियॉन्ड यानी 6 महीने तक भी आपको फुल पे एंड अलाउंसेस ग्रांट किया जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर टेक्निकल कोर्स शैल बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट इज, यानी रेलवे सर्वेंट को जो स्टडी लीव का जो पीरियड है वो ग्रांट किया जाता है कितने दिनों तक के लिए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 2, 6 ऑप्शन। किस कैटेगरीज के लिए? एक्चुअली में इस थोड़ा सा ये हो गया है, ये क्वेश्चन आ नहीं पाया, डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है। चलिए इसको रहने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, जैसे यदि हम इसकी चर्चा करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का चर्चा करें तो जो पीरियड स्टडी लीव जो है वो 24 मंथ्स का दिया जाता है, 24 मंथ्स। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय इन अ वीक, यानी इंटेंसिव कैटेगरी का जो एम्प्लॉय होता है, यानी जहाँ पर काम की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वैसे स्थिति में जो स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स है एम्प्लॉयमेंट का वो कितने हैं? तो वो है 45 आवर्स। 45 आवर्स कब? तो जो इंटेंसिव कैटेगरी का जो एम्प्लॉय हैं उन्हें जो लिमिट ऑफ आवर्स जो है वो 45 आवर्स है विद इन अ वीक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी एम्प्लॉय इन अ वीक। कोई कंटिन्यूअस कैटेगरी एम्प्लॉय यानी इन ए वीक, एक वीक में उनको कंटिन्यू काम करना पड़ता है, तो वैसे एम्प्लॉय के लिए जो लिमिट ऑफ आवर्स है, स्टैट्यूटरी लिमिट जो आवर्स है वो है 54 आवर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ EI कैटेगरी, यानी EI का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीमली इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय जो होते हैं, तो उन्हें एक वीक के अंतर्गत 75 आवर्स का जो लिमिट ऑफ आवर्स होता है वो दिया जाता है। कितना? 75 आवर्स। कब? जब EI कैटेगरी एम्प्लॉय यानी एक्सट्रीमली इंटेंसिव कैटेगरी का मैटर हो तो उन्हें 75 आवर्स का लिमिट ऑफ आवर्स प्रदान किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कंटिन्यूस कैटेगरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज ब्लैंक्स आवर्स इन अ वीक। तो कहता है कि स्टैंडर्ड आवर्स, यहाँ पर सेचुअरी लिमिट ऑफ आवर्स की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बात स्टैंडर्ड आवर्स की हो रही है। तो स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कंटिन्यूस कैटेगरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 48 आवर्स इन अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वीकली आवर्स ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग पी एंड सी ऑफ कंटिन्यूस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय इज कितना है। तो कहता है देखिए वीकली आवर्स ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग पी एंड सी ऑफ कंटिन्यूस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 आवर्स, 54 आवर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वीकली रेस्ट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय इज हाउ मेनी कंजिक्यूटिव आवर्स। तो कहता है जो वीकली रेस्ट जो होना चाहिए इंटेंसिव कैटेगरी का वो नॉट लेस देन 30 कंजिक्यूटिव आवर्स, यानी 30 घंटे से कम उन्हें रेस्ट नहीं दिया जाना चाहिए। यानी किसी भी हालत में 30 डेज का रेस्ट तो 30 आवर्स का रेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। कब कब यानी वीकली रेस्ट, यानी एक वीक में 30 आवर्स रेस्ट मिलेगा किसे, जो इंटेंसिव कैटेगरी के एम्प्लॉय होंगे उन्हें। कहता मैक्सिमम हाउ मेनी ब्रेक्स कैन बी देयर इन ए स्प्लिट शिफ्ट, यानी कहता मैक्सिमम हाउ मेनी ब्रेक्स कैन बी देयर इन ए स्प्लिट शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2। यानी स्प्लिट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि रेलवे में कहीं कहीं पर शिफ्टिंग में ड्यूटी आवर्स चलता है। जैसे कि यदि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की बात कर ले या ट्रैफिक की बात कर ले, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, तो जो एसएम होते हैं तो उन लोगों को शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है। तो जो स्प्लिट शिफ्ट है तो कितना ब्रेक दिया जा सकता है, तो 2 हो जाएगा उसका आंसर। ये खास करके टीआई लेवल के लिए एक क्वेश्चन है। एंड 21 आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट एन इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय कैन अगेन बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी इज डे। तो देखिए कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद जो इंटेंसिव कैटेगरी का जो एम्प्लॉय हैं उन्हें फिर से ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 12 या फिर 14 आवर्स के बाद उन्हें पुनः ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड टू। क्वेश्चन क्या करा, अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसके अगेंस्ट में जो अपील किया जाता है कैन बी मेड टू। तो एक किनके द्वारा ये अपील किया जा सकता है, तो रीजनल लेबर कमिश्नर जो होते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में RLC भी बोला जाता है, RLC रीजनल लेबर कमिश्नर, यानी रीजनल लेबर कमिश्नर के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट के क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल लेबर कमिश्नर इज मेड थ्रू, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि रीजनल लेवल कमिश्नर जो होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, तो रीजनल लेबर कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो लेबर मिनिस्ट्री के माध्यम से होता है, यानी सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहता है कि कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच द एम्प्लॉय डज नॉट गेट एनी रेस्ट और वेरी लिटिल रेस्ट इन हिज ड्यूटी आवर्स इज कॉल्ड। तो इस देखिए जो इंटेंसिव टाइप का जो वर्क होता है या इंटेंसिव कैटेगरी का जो एम्प्लॉय होते हैं तो उन्हें जो रेस्ट दिया जाता है, डज नॉट गेट एनी रेस्ट, एक्चुअल में उन्हें किसी भी तरह का रेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि वेरी लिटिल रेस्ट जो दिया जाता है इन हिज ड्यूटी आवर्स, तो उसे कहते हैं इंटेंसिव, इज कॉल्ड इंटेंसिव, यानी सघन जिनका ड्यूटी होता है। यानी मतलब कि इंटेंसिव ड्यूटी कहने का सेंस ये हुआ कि इंटेंसिव ड्यूटी इन द सेंस कि कम समय में ज़्यादा काम, सीधा सीधी। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रीजनल लेबर कमिश्नर कैन बी मेड टू सेंट्रल लेबर कमिश्नर विद इन हाउ मेनी डेज।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डेज। यानी कोई रीजनल लेबर कमिश्नर है वो सेंट्रल लेबर कमिश्नर के साथ वो अपील कर सकते हैं, को अपील किया जा सकता है कितने दिनों के अंदर। तो और रीजनल लेबर कमिश्नर का जो भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में सेंट्रल लेबर कमिश्नर के यहाँ अपील किया जा सकता है 90 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की व्हाट इज द वीकली आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ द रेलवे सर्वेंट अदर देन गेटमैन सी। यानी गेटमैन के अलावे जो वीकली जो ड्यूटी आवर्स होते हैं रेलवे एम्प्लॉय का, है ना, वो केयर टेकर ऑफ रेस्ट हाउस, चौकीदार, सलून अटेंडेंट who have not been given railway accommodation and their residence is 1.0 किलोमीटर away from the place of work। क्वेश्चन कह रहा है कि वैसे एम्प्लॉय के लिए वीकली आवर्स ड्यूटी क्या निर्धारित किया गया है, अदर देन यानी गेटमैन, केयरटेकर ऑफ रेस्ट हाउस, चौकीदार, सलून अटेंडेंट, जिनको कि रेलवे एकोमोडेशन प्रदान नहीं किया गया और वो 1.0 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, वो रहते हैं कहाँ, तो अपने वर्क प्लेस से लगभग 1 किलोमीटर दूरी के स्थान पर रहते हैं। तो वैसे एम्प्लॉय के लिए जो वीकली आवर्स है ड्यूटी का वो निर्धारित किया गया है 60 आवर्स। कितना? 60 आवर्स। चलिए, बहुत ही मज़ेदार। नेक्स्ट 27 नंबर कि CTG granted to the railway servant who is transferred on administrative ground if transfer between station is how many kilometers। देखिए, CTG अलाउंसेस तब दिया जाता है चाहे कोई भी जो एम्प्लॉय है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो CTG के लिए क्लेम तभी कर सकता है जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जहां उनका ट्रांसफ़र किया गया उस दोनों के बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट CTG शैल बी ग्रांटेड एट द रेट ऑफ हाउ मेनी ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे। देखिए, CTG जो ग्रांट किया जाता है तो जो लास्ट मंथ का जो बेसिक पे होता है ना उसका 80% तक CTG ग्रांट किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक्स फॉर्म इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग ए रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन। कहता है कौन सा जो चार्जशीट है वो किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में सस्पेंशन के लिए इशू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो SF 11। यानी SF 11 जो फॉर्म होता है, चार्जशीट जो होता है, उसी का यूज किया जाता है किसी रेलवे एम्प्लॉय को सस्पेंशन करने के लिए। नेक्स्ट, सस्पेंशन इज ए ब्लैंक्स अंडर D&A रूल्स 1968। कहता है सस्पेंशन कोई पेनाल्टी नहीं होता। सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर D&A रूल्स 1968। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रूल नंबर ब्लैंक्स ऑफ द रेलवे सर्वेंट यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील्स विद सस्पेंशन। सस्पेंशंस को कौन डील करता है? तो यहाँ जो रूल नंबर हो जाएगा 1, है ना, रूल नंबर 1। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन कि विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर डीम्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन को डीम्ड करने के लिए यानी उसे हटाने के लिए कौन से फॉर्म का यूज किया जाता है? तो SF 2 यानी SF 1 के माध्यम से चार्जशीट उसके अगेंस्ट में, सस्पेंशन के अगेंस्ट में इशू किया जाता है और SF 2 उस सस्पेंशन को डीम्ड करने के लिए, है ना, उस सस्पेंशन को डीम्ड करने के लिए SF 2 इशू किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की रूल नंबर ब्लैंक्स ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड रूल्स डील्स विद पेनाल्टी यानी D&A रूल्स 1968 का कौन सा रूल्स है जो रेलवे सर्वेंट को पेनाल्टी के तौर पर उसके अगेंस्ट में जारी किया जाता है, इशू किया जाता है? तो वो पेनाल्टी नंबर 6 या पेनाल्टी नंबर नहीं, रूल नंबर 6 रेलवे सर्वेंट के अगेंस्ट में इशू किया जाता है पेनाल्टी के तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कि ब्लैंक्स फॉर्म इज यूज्ड फॉर इम्पोजिशन ऑफ माइनर पेनाल्टी यानी माइनर पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए, लगाने के लिए कौन से फॉर्म यूज किया जाता है? तो माइनर पेनल्टी आपका होता है SF 11। नाम बड़ा है लेकिन काम छोटा है। SF 11 माइनर पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि क्वेश्चन नंबर 35 कि कंपलसरी रिटायरमेंट और रिमूवल और डिसमिसल इज ए ब्लैंक्स अंडर डी एंड ए रूल्स 1968। देखिए, कंपलसरी रिटायरमेंट या फिर रिमूवल का लीजिए या फिर डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस का लीजिए, ये आपका मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कि विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनाल्टी। देखिए, माइनर पेनाल्टी के लिए तो SF 11 आ गया और मेजर पेनाल्टी के लिए आपका SF 5 आ गया। क्या आ गया? SF 5 के द्वारा मेजर पेनाल्टी यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मेजर पेनाल्टी शेल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन रेलवे सर्वेंट विदाउट कंडक्टिंग इंक्वायरी, यानी किसी भी रेलवे सर्वेंट के अगेंस्ट में मेजर पेनाल्टी तब तक इशू नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी ना कर लिया गया हो। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता रूल नंबर 9 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील्स विथ प्रोड्यूस फॉर इम्पोजिंग ब्लैंक्स पेनाल्टी। कौन से पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए रूल नंबर 9 का यूज किया जाता है? तो रूल नंबर 9 जो है D&I रूल्स 1968 का रूल नंबर 9 जो है वो मेजर पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए इशू किया जाता है ना, मेजर पेनाल्टी का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। कहता है कि विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। अब मान लीजिए कि SF 5 इम्पोज करना है किसी रेलवे सर्वेंट के अगेंस्ट में, तो उनके लिए इंक्वायरी ऑफिसर जिसको IO बोला जाता है, IO को नॉमिनेट किया जाता है। तो एक किस फॉर्म के द्वारा IO को यानी इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो SF 7 के माध्यम से इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है और रूल नंबर 9 के अंतर्गत मेजर पेनाल्टी को इम्पोज किया जाता है। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं ऑलवेज पूछते रहता है, कभी अपेंडिक्स 3A में पूछ लेता है, तो कभी LDC 70% में पूछ लेता है, तो कभी LDC 30% में पूछ लेता है, तो बस पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विच फॉर्म इज यूज टू अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? तो SF 8, यानी SF 8 फॉर्म SF 7 के द्वारा इंक्वायरी ऑफिसर और SF 8 के द्वारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि द अपील शैल बी प्रीफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, यानी किसी के भी विरुद्ध में अपील किया जा सकता है, शैल बी प्रीफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन डिसिप्लिनरी एंड अथॉरिटी। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं उनके अगेंस्ट में अपील नहीं किया जा सकता, यानी उनका जो डिसीजन होता है, उनका जो ऑर्डर होता है वो ऑल इन ऑल होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की ब्लैंक्स इक्वल टू लीव ऑन हाफ सैलरी विल बी ड्रॉन इन केस द एम्प्लॉय इज अंडर सस्पेंशन, यानी कौन सा ड्यूरिंग सस्पेंशन, यानी कोई रेलवे एम्प्लॉय सस्पेंड है और ड्यूरिंग सस्पेंशन जो कहा जाता है कि जो कौन से अलाउंस है जो कि इक्वल होता है लीव ऑन हाफ सैलरी, लीव आउट हाफ सैलरी। तो कोई भी एम्प्लॉय जब सस्पेंड रहता है तो सस्पेंशन के दौरान सब्सिस्टेंस अलाउंस उनको दिया जाता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस का मतलब हुआ जीवन निर्वाह भत्ता, यानी जीवन को चलाने के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है जिसको सब्सिस्टेंस अलाउंस कहा जाता है, और ये सब्सिस्टेंस अलाउंस कब दिया जाता है? जब कोई एम्प्लॉय सस्पेंड रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एज पर रूल 17 ऑफ D&AR रूल्स नो अपील लाइज अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एन नेचर और ऑफ द नेचर ऑफ अ स्टेप इन एड ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर रूल 17 ऑफ DAR रूल्स, यानी D&R रूल्स के रूल नंबर 17 के अनुसार कोई भी अपील मान्य नहीं होता है यदि वो इंटरलोक्टरी नेचर का कोई यदि उस तरह का थिंग्स है, तो उनके अगेंस्ट में रूल नंबर 17 कहता है कि कोई भी अपील मान्य नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कि द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन बी प्रीफर्ड बाय द एप्लिएंट इन हिज ऑन नेम, यानी कोई भी अपील डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के का जो ऑर्डर होता है तो उसके अगेंस्ट में यदि अपील कोई करता है तो उसे अपने नाम से यानी ऑन नेम से उसे अपील करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि रूल 25 ऑफ द RSD&A यानी रेलवे सर्विस डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स डील्स विथ, क्या डील करता है तो ए डील करता है रिवीजन का। क्या करता है, यानी रूल नंबर 25 ऑफ द RSD&A रूल्स डील विथ रिवीजन। ओके, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 46 कि रूल 25 का ए ऑफ द RSD&A रूल्स डील विथ, तो ए रिव्यू, यानी देखिए रेल RS यानी रेल सर्विस डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स जो रूल 25 है वो रिवीजन को डील करता है, और जबकि रूल 25 का है वो रिव्यू का डील करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है कि एन अथॉरिटी नॉट लोअर देन ब्लैंक्स shall impose the penalties of dismissal or removal or compulsory retirement। तो देखिए कहता एन अथॉरिटी नॉट लोअर देन, कहता है कौन से अथॉरिटी से नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे का अथॉरिटी मान्य नहीं होगा। सेल इम्पोज द पेनाल्टीज, यानी पेनाल्टीज को इम्पोज करने के लिए किस केस में, तो डिसमिसल हो, रिमूवल हो या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट हो, ऐसे केसों में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होते हैं वही पेनाल्टीज को इम्पोज करने के कॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड बी ब्लैंक्स ऑन द डेथ ऑफ द चार्ज्ड एम्प्लॉय, यानी द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड बी क्लोज्ड इमीडिएटली। कहने का सेंस क्या हुआ कि द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड बी क्लोज्ड इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ द चार्ज्ड एम्प्लॉय, यानी किसी भी एम्प्लॉय के चार्ज एम्प्लॉय के डेथ के समय में जो क्लोज इमीडिएटली जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है वो क्लोज इमीडिएटली होना चाहिए, यानी तुरंत उसके अगेंस्ट में और फेवर में तुरंत डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कि अपील शैल बी इंटरटेन्ड अनलेस प्रिफर्ड विद इन ब्लैंक्स हाउ मेनी डेज। कहता है कि अपील शैल बी इंटरटेन, अपील कब इंटरटेन किया जाएगा, अपील कोई कब कर सकता है, कितने दिनों के अंदर कर सकता है, अनलेस प्रिफर्ड विद इन 45 डेज, यानी 45 डेज के अंदर ही किसी को अपील करना है तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो कंसिडरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन के स्टाफ बेनिफिट फंड, जिसको SBF के रूप में भी जानते हैं। SBF स्टाफ बेनिफिट फंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्लैंक्स रेलवे एम्प्लॉयज, ब्लैंक्स रेलवे एम्प्लॉयज, गजटेड, नॉन गजटेड, ट्रेड यूनियंस, ऑल द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन गजटेड। नेक्स्ट 52 नंबर परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, जिसको PNM बोलते हैं, PNM का कभी कभी अपेंडिक्स 2A में पिछला बार पूछा था PNM का फुल फॉर्म। तो PNM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, यानी एक मैकेनिज्म है जहाँ पर परमानेंट नेगोशिएशन किया जाता है, यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी फंक्शन इन हाउ मेनी टायर सिस्टम, कितने सिस्टम में होते हैं, तो ये 3 स्टेज में बेसिकली होता है PNM, है ना। PNM बेसिकली 3 लेवल पर होता है, एक डिवीजन लेवल पर, एक जोनल लेवल पर और एक रेलवे बोर्ड, है ना। तो 3 लेवल पर होता है PNM, यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। नेक्स्ट है ब्लैंक्स नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड एट डिविजनल PNM लेवल, यानी डिवीजन लेवल पर PNM का जो मीटिंग होता है वो कितने नंबर में होता है, यानी कि डिवीजन लेवल पर कितने PNM किया जाता है, यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी जो होता है वो डिवीजन लेवल पर कितने किया जाता है, तो 6, और जोनल लेवल पर कितने होते हैं, तो जेवल लेवल पर होते हैं 4। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अभी हम लोग देखें कि डिवीजन लेवल पर जो पीएनएम होते हैं वो 6 और जोनल लेवल पर जो होता है वो होता है 4। और कहता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मीटिंग टू विथ ईच फेडरेशन विल बी हेल्ड एट बोर्ड पीएनएम लेवल। और रेलवे बोर्ड के स्तर पर कितना होता है, तो रेलवे बोर्ड के स्तर पर भी 2 मीटिंग टू विथ ईच फेडरेशन, प्रत्येक फेडरेशन के बीच में रेलवे बोर्ड के स्तर पर जो पीएनएम होता है वो 4 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि इशूज नॉट सेटल्ड इन रेलवे बोर्ड पीएनएम शैल बी रेफर्ड टू, यानी जो रेलवे बोर्ड के स्तर पर भी जो पीएनएम का जो इशू होता है वो सेटल्ड नहीं किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कहाँ पर रेफर किया जाता है, तो एडहॉक ट्रिब्यूनल, एडहॉक ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेसीएम रेफर्स टू। अब जेसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। नेक्स्ट है कि इन रेलवेज जेसीएम फंक्शन इन ब्लैंक्स लेवल, यानी रेलवे में जेसीएम फंक्शन जो होता है यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी वो कितने लेवल पर होता है, तो ए होता है 2 लेवल पर, 2 लेवल पर। ओके, अब देखिए चेयरमैन ऑफ डीजीसीएम इज, चेयरमैन जो डीजीसीएम का जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, तो वो होता है मेंबर स्टाफ। चेयरमैन ऑफ डीजीसीएम इज मेंबर स्टाफ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर जो है कि कहता पार्टिसिपेशन इन इलीगल स्ट्राइक अमाउंट्स टू, देखिए यदि हम किसी भी स्ट्राइक तो ऐसे इलीगल माना गया है, लेकिन यदि उसमें कोई पार्टिसिपेशन करता है इन इलीगल स्ट्राइक, इलीगल स्ट्राइक, तो अमाउंट्स टू ब्रेक इन सर्विस, तो जितना दिन वो स्ट्राइक पर रहेगा इलीगली तो उसका उतना दिन का सर्विस ब्रेक माना जाएगा। इसलिए स्ट्राइक में हम लोग को भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम भाग लेते हैं स्ट्राइक में इलीगली तो हमें सर्विस ब्रेक माना जाता है। मान लीजिए हम एक दिन के लिए भी इलीगली यदि स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक दिन का हमारा सर्विस ब्रेक माना जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और ये जो लास्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PREM, प्रेम रेफर्स टू, प्रेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। प्रेम बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, प्रेम रेफर्स टू तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके सामने आज हम लोग डिस्कशन किए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको रियली में अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट होकर और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का वीडियो लाते रहें और हमारी और आपकी तैयारी गुड, बेटर एंड द बेस्ट बन सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।